गुड इवनिंग बेटा सभी लोगों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। विधि सिंह, शैलेश, अमरेंद्र, सूरज, निखिल, अभिषेक, अनिल, जितने भी लोग हैं बेटा सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने आईयूपीएससी वाला टॉपिक खत्म कर लिया था और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, वो क्या है? वो क्या है बेटा? समावयवता, आइसोमेरिज्म। और समावयवता लगभग जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर आप पढ़ोगे सब जगह आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो उसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ी सी जो आपके काम की है, मतलब जो आपको जरूरी है, ठीक है, जानते रहना है, वो सारी चीजों की बात हम करेंगे। ठीक है, तो बेटा कल कुछ दिक्कतें थी, कुछ बाहर चले गए थे इस वजह से। नहीं बेटा वहां नहीं आते, वहां नहीं आते, अब वहां आना छोड़ दिए। चलो देखो, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आज हम लोग बात करेंगे बेटा समावयवता की। समावयवता की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, समावयवता क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब ही समझ लेते हैं। समावयवता का मतलब क्या होता है भाई? ये जो आइसो और मेरिज्म वर्ड है ये आया कहां से? तो भाई आइसोमेरिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक आइसो प्लस मेरियोस। ठीक है, तो आइसो मीन्स होता है बेटा, आइसो मीन्स होता है सेम। क्या होता है? सेम। आइसो मीन्स होता है सेम और मेरियोस मीन्स होता है पार्ट, सेम पार्ट, मतलब एक जैसे दिखने वाले भाग, समान भाग हम कह सकते हैं। समान भाग या एक जैसे दिखने वाले जो भाग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है भाई? आइसो मीन्स होता है सेम या समान, और मेरियोस, मेरिज्म बना है मेरियोस से, जिसका मतलब होता है पार्ट या भाग। तो इसका मतलब क्या होता है भाई? समान भाग या समान एक जैसे दिखने वाले भाग, समान कहो या इक्वल कह लो, एक जैसे दिखने वाले भाग। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी होती क्या है उसकी बात हम करते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी बेटा? आइसोमेरिज्म होती क्या है? तो दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये समान, और इससे इक्वल से मतलब क्या है? तो दो या दो से अधिक ऐसे भाग जिनके अणु सूत्र क्या हो? जिनके अणु सूत्र कैसे होने चाहिए बेटा? समान होंगे। जिनके अणु सूत्र कैसे हो? समान हो, लेकिन उनके भौतिक गुण या फिर बेटा रासायनिक गुण, या रासायनिक गुण, या दोनों ही, या दोनों क्या हो? अलग अलग होते हैं। या तो केवल भौतिक गुण अलग हो, या तो केवल रासायनिक गुण अलग हो, या दोनों ही अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और उनका यही गुण क्या कहलाता है बेटा? समावयवता कहलाता है। समावयवी यौगिक कहलाते हैं तथा यह गुण, यह गुण क्या कहलाएगा भाई? समावयवता कहलाएगा। ठीक है, समावयवता कहलाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण या उनके क्या बेटा दोनों ही गुण अलग अलग होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? समावयवी यौगिक कहते हैं। और उनका यह गुण ही समावयवता कहलाता है। अब अगर हम बात करें समावयवता, भाई दो प्रकार से संभव होती है। समावयवता दो प्रकार की हो सकती है भाई। ये जो भौतिक गुण होते हैं या रासायनिक गुण होते हैं ये अलग होते क्यों हैं? तो भाई ये अलग होते हैं उनकी संरचना में अंतर के कारण, या फिर परमाणुओं की व्यवस्था में अंतर के कारण। भाई या तो कणों की संरचना क्या हो जाएगी? अंतर हो जाएगा, अलग हो जाएगी, या तो उसमें परमाणुओं की व्यवस्था में अंतर हो जाएगा। तो जब संरचना में अंतर आता है, ये परमाणुओं की व्यवस्था में अंतर आता है, तो इन दोनों चीजों में अंतर के कारण क्या हो जाती है भाई? गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी आधार पर समावयवता को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो समावयवता कितने प्रकार की होती है अगर हम बात करें तो समावयवता हमारे पास जो होगी वो दो प्रकार की होगी। समावयवता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती। समावयवता दो प्रकार की होती है। सबसे पहली बात करते हैं भाई, एक होती है संरचनात्मक समावयवता। क्या होती है? संरचनात्मक समावयवता। और बेटा एक और होती है आपकी जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिविम समावयवता। क्या बोलेंगे? त्रिविम समावयवता, जिसको क्या बोलेंगे अपन लोग? त्रिविम समावयवता।
तो एक होती है संरचनात्मक समवायता और एक होती है त्रिविम समवायता। तो संरचनात्मक समवायता किसे कहते हैं और त्रिविम समवायता किसे कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो संरचनात्मक समवायता बेटा जहां पर समान अणुसूत्र वाले यौगिकों की संरचना में अंतर आ जाता है, जहां पर समान अणुसूत्र वाले यौगिकों की संरचना में अंतर आ जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समवैवी यौगिक, और उनका यह गुण संरचनात्मक समवायता कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ये क्या होता है बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों की संरचना में भिन्नता के कारण संरचनात्मक समवायता, त्रिविम व्यवस्था में भिन्नता के कारण त्रिविम समवायता। अब इन पे डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनके भी जो प्रकार हैं उनकी भी बातें कर लेते हैं। इनके भी प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इनके प्रकारों की और बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये आपकी 6, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं ये कितने कौन कौन से हो सकते हैं। भाई ये हो सकता है कौन सी, श्रृंखला समवायता। ये कौन सी हो सकती है, श्रृंखला समवायता, ठीक है। दूसरा हो सकता है स्थान समवायता या स्थिति समवायता। तीसरी कौन सी होती है भाई, तीसरी होती है क्रियात्मक समूह समवायता। क्रियात्मक समूह समवायता। फिर आपकी होती है रिंग को हिंदी में बोलते हैं वलय श्रृंखला समवायता। इसके अलावा बेटा और जो आपकी होती है वो होती है मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। और एक होती है बेटा चलावयवता, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो संरचनात्मक समवायता जो होती है वो कुल 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होगी भाई, उनमें से श्रृंखला समवायता होगी, स्थान समवायता होगी, क्रियात्मक समूह समवायता होगी, वलय श्रृंखला समवायता होगी, मध्यावयवता होगी और चलावयवता होगी। इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इनको कैसे ज्ञात करते हैं, इनकी संख्या कितनी हो सकती है, किन यौगिकों में कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ लेगा आपको, जैसे हेलो एल्केन जो पहला चैप्टर उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि C4H9Br इसके कितने समवायवी संभव है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके कितने समवायवी संभव है, कौन कौन से संभव है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी आपकी संरचनाएं आए, जो भी यौगिक आएंगे उनकी समवायता कितनी होगी, कौन कौन से समवायवी बन सकते हैं, कौन कौन सी समवायता उनमें हो सकती है, वो सारी चीजों की बात हम इसमें करेंगे। तो पहले इसको जल्दी से नोट करो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट करो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। ऑर्गेनिक का 1 शॉट क्या बेटा, ऑर्गेनिक ही चल रही है, इसी को पढ़ डालो, इसी में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ बेटा रोज क्लास चलती है, सारी चीजें हो गया। चलो अब बात करें इसमें, तो इसमें भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं। चलो इसमें भी कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, और उन दोनों में भी फिर 2 प्रकार के बन जाएंगे। उन दोनों में फिर एक में 2 प्रकार बनेगा इसमें। चल तो इसमें अगर देखिएगा तो सबसे पहला होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं विन्यासी समवायता। क्या बोलते हैं, विन्यासी समवायता। जिसको इंग्लिश में बोले तो बेटा क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और ये 2 तरह के होते हैं, एक होगी ज्यामितीय समवायता और एक होगी आपकी प्रकाशिक समवायता। क्या होगी, प्रकाशिक समवायता। एक होगी ज्यामितीय समवायता और एक होगी प्रकाशिक समवायता। और ये भाई दूसरा जो इसमें का होगा उसे हम बोलते हैं संरूपण समवायता। क्या होती है, संरूपण समवायता। और ये आपके में शायद जो है बहुत कम इसके बारे में बातें की गई या लगभग नहीं ही की गई हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। कन्फर्मेशनल
कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको क्या बोलते हैं अपन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये दो प्रकार की होती है। तो कुल हमारे पास जो समझौता होगी वो दो प्रकार की होगी, संरचनात्मक और होगी त्रिविम। संरचनात्मक भी 6 प्रकार की, श्रृंखला स्थान, श्रृंखला को बोले तो चेन आइसोमेरिज्म, फिर इसको बोलेंगे बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये आपकी स्थान समझौता हो गई। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये वाली क्या कहलाती है बेटा, इसको बोले तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसको बोले तो मेटामेरिज्म, इसका क्या नाम है, मेटामेरिज्म। और जिसका क्या नाम है, टट्टोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, लेकिन प्यार से क्या बोलेंगे इसको, ये टॉटोमेरिज्म, 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 टॉटोमेरिज्म को प्यार से हम लोग बोलते हैं टट्टोमेरिज्म, है ना। ये तो ये हो गया। और इसके बाद त्रिविम में 2 होंगे। चलो अब इनके एक एक के बारे में, अगर ये हो गया हो स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग एक एक के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं, एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी संरचनात्मक समावयवता की। चलो इसको क्लियर करते हैं सारा और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें बेटा संरचनात्मक समावयवता की। किसकी बात करेंगे, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता क्या होती है भाई, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनाओं में अंतर पाया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो हमने ये एक यौगिक बनाया जिसका अणुसूत्र क्या है, एक यौगिक बनाया जिसका अणुसूत्र है C4H10, ये है। अब अगर हम इसका बनाए तो CH3 CH2, भाई इसकी संरचना 2 प्रकार से संभव हो सकती है। देखो, एक जिसमें ये 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला हो गई, ये इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है। और इसी की तरह का एक और यौगिक बना सकते हैं इसी सूत्र पे, CH3 CH CH3 CH3। अब इसमें भी देखो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें जो मुख्य श्रृंखला है उसमें 3 ही कार्बन है और इसमें जो मुख्य श्रृंखला है उसमें 4 कार्बन है। तो कुल मिला के भाई अणुसूत्र तो दोनों का यही हो गया। अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है पता है ना, वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं को बताता है। तो इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, ये सूत्र इसको भी बता रहा है। इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, ये सूत्र इसका भी है। भाई परमाणुओं की संख्या को बताने वाला सूत्र ही अणुसूत्र होता है। तो ये इसके भी परमाणुओं की, इसके भी परमाणु की संख्या बता रहा है और दोनों के परमाणु की संख्या समान है, मतलब दोनों के ही अणुसूत्र क्या है बेटा, एक ही है। तो दोनों के जो अणुसूत्र समान है, तो अणुसूत्र समान होने के बाद देखोगे दूसरी चीज क्या होती है, संरचना बदल गई। इसमें 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में है, इसमें 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में है। तो ऐसे यौगिक जिनमें ऐसे ही समावयवता जहां पर यौगिकों के अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना में भिन्नता पाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। क्लियर है सभी को ये बात। चलो, तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों की संरचना में भिन्नता के कारण क्या बोलेंगे, समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में संरचना, समान अणुसूत्र वाले यौगिकों की संरचना में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता कहलाती ये, ठीक है। तो जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना बदल जाए वही संरचनात्मक समावयवी कहलाएंगे, उनका यह गुण ही संरचनात्मक समावयवता कहलाता है। चलिए, हाँ बेटा, नॉमेनक्लेचर एंड हो गया, बेसिक सी चीज थी, थोड़ी थोड़ी हमने आपको बताई। फिर 11th का जब बैच पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी तो जिनको थोड़ी भी नॉलेज किसी चीज़ की नहीं थी, तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले बेसिक बातें कुछ पता होनी चाहिए, तो वही बेसिक बातों की तरह उसको हमने बताया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए,
इसके बाद संरचनात्मक समवायता में सबसे पहले जानेंगे कौन सी बेटा, संरचनात्मक समवायता में सबसे पहले जो आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी श्रृंखला समवायता। क्या आएगी बेटा, श्रृंखला समवायता। तो श्रृंखला समवायता क्या होगी, चेन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ऐसे समवायता जो यौगिकों की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न हो, ऐसी समवायता जो यौगिकों की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न हो। सपोज करो यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, मान लो यही हमने ले लिए C4H9Br, तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 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 Br, इसका एक यौगिक ये बन सकता है, दूसरा यौगिक ये भी तो बन सकता है CH3 CH CH2 Br CH3 ये। तो ये भी क्या है भाई, देखो तो इसका भी अणुसूत्र यही है, इसका भी अणुसूत्र यही है, लेकिन हुआ क्या, इसमें जो कार्बन की श्रृंखला है वो श्रृंखला है 4 कार्बन की, और यहाँ पे जो कार्बन की श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं, वो 3 कार्बन की। तो दोनों के अणुसूत्र तो समान है, लेकिन दोनों की श्रृंखलाएं क्या हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला, इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला। बदला क्या नहीं है, बदला नहीं है क्रियात्मक समूह की स्थिति, बदली नहीं है क्या, क्रियात्मक समूह की स्थिति। और क्या नहीं बदला भाई, क्रियात्मक समूह भी तो नहीं बदला है, क्रियात्मक समूह भी तो नहीं बदला है कि नहीं। देखो यहाँ पे भाई अगर हम बात करें तो क्या बदल गई है, श्रृंखला परिवर्तित हो गई है। ये कहानी किसमें है, समान अणुसूत्र वाले यौगिकों के, समान अणुसूत्र वाले वे यौगिक, अणुसूत्र वाले यौगिक, तो समान अणुसूत्र वाले वे यौगिक जिनमें श्रृंखला क्या हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। फिर लेकिन जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह वो अपरिवर्तित रहेगा, वो बदलेगा नहीं। जो क्रियात्मक समूह एक यौगिक में रहेगा वही दूसरे में भी रहेगा। और फिर हम क्या बात करें बेटा, क्रियात्मक समूह की स्थिति, क्या बात करेंगे, क्रियात्मक समूह की स्थिति, क्रियात्मक समूह की स्थिति भी परिवर्तित नहीं होगी, ये भी क्या रह जाएगी, अपरिवर्तित। तो समान अणुसूत्र वाले वे यौगिक जिनमें श्रृंखला में परिवर्तन के कारण समवायता उत्पन्न होती है, श्रृंखला समवायता कहलाती है। इसमें क्रियात्मक समूह समान रहते हैं, क्रियात्मक समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रियात्मक समूह क्या भाई, प्रतिस्थापी भी कोई लगा हो तो प्रतिस्थापी की भी जो आपकी क्या है स्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए अब तो ये हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ने मान लो हमने ले लिया C5H12, ये ले लिया, इसका श्रृंखला समवाय बना होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 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 CH3, एक ये है सेम अणुसूत्र जिसका कितने भाई 5 कार्बन सीधी श्रृंखला में, 1 2 3 4 समान अणुसूत्र है, लेकिन इसमें 4 कार्बन है सीधी श्रृंखला में। फिर 1 2 इसको इधर बना देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। देखो इसका भी अणुसूत्र यही है, इसका भी अणुसूत्र यही है, इसका भी अणुसूत्र यही है, तीनों के अणुसूत्र समान है, लेकिन इसमें जो है भाई 5 कार्बन सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित है, इसमें 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित हैं, और इसमें मुख्य श्रृंखला केवल 3 ही कार्बन की है। तो इनमें अणुसूत्र तो समान है, लेकिन श्रृंखलाएं क्या हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों की श्रृंखला में भिन्नता के कारण जो समवायता उत्पन्न होगी उसी को क्या बोलेंगे बेटा, श्रृंखला समवायता कहते हैं। तो ये आपकी श्रृंखला समवायवी है और यह गुण इनका क्या है, श्रृंखला समवायता कहलाता है। क्लियर है। तो देखो इसमें प्रतिस्थापी समूह जो है ये CH3 ये है भाई, इधर से एक तोड़ो, चेन छोटी करते जाओ बनता जाएगा, श्रृंखला परिवर्तित करते जाओगे बनता जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़े। तो ये तो श्रृंखला समवायता हो गई। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है C5H11OH। अब हम पूछ रहे हैं C5H11OH के कितने श्रृंखला समवायवी संभव हैं,
श्रृंखला समावयवी संभव है। ये आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा इस यौगिक के कितने श्रृंखला समावयवी संभव है, इसके कितना श्रृंखला समावयवता बनाई जा सकती है, इस यौगिक की कितनी श्रृंखला समावयवता बनाई जा सकती है। सेट करो भाई। सबसे पहले 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और एक OH लगा है, OH लगा दो। देखो यहाँ पे CH3, इसको 2 चाहिए CH2, इसको 2 चाहिए CH2, इसको 2 चाहिए CH2, इसको भी 2 चाहिए CH2, हो गया। अब 4 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 और OH को यहीं रहने दो, 5वें को कहीं लटका दो। तो इसको 3 चाहिए, अब इसको 1 ही चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको भाई 2 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब इसमें देखिएगा तो जो आपकी कार्बन की श्रृंखला है वो कितने कार्बन की भाई, मुख्य श्रृंखला है इसमें 4 कार्बन की। मुख्य श्रृंखला यहाँ पे कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। यहाँ मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। और इसी तरह इसका एक भी और भी बन सकता है, CH3 CH CH3 CH3 CH2 OH। ये देखो इसमें मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की हो जाएगी, 3 कार्बन की। अणुसूत्र तीनों के समान होंगे, यही होगा अणुसूत्र, लेकिन श्रृंखला क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं को बोलते हैं श्रृंखला समावयवी, और ये इनका यही गुण कहलाता है, श्रृंखला समावयवता। तो C5H11OH के कुल कितने श्रृंखला समावयवी संभव है, तो 3 श्रृंखला समावयवी संभव है इस यौगिक के। ठीक है, चलो बेटा केमिस्ट्री की क्लास 7 बजे ही रहेगी ये वाली। ठीक है, लास्ट के 3 डेज जो केमिस्ट्री क्लास चलती है ट्यूसडे फ्राइडे और सैटरडे 7 बजे ही रहेगी, 7 बजे ही रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे स्थान समावयवता की। किसकी बात करेंगे, स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ऐसी समावयवता जो क्रियात्मक समूहों की या किसी प्रतिस्थापी समूह के स्थान परिवर्तन से उत्पन्न होती है। अब इसमें क्या होती है भाई, इसमें क्रियात्मक समूहों, किसी क्रियात्मक समूह या किसी प्रतिस्थापी समूह का क्या हो जाता है भाई, स्थान परिवर्तन। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में किसी परमाणु समूह का स्थान परिवर्तित होने से जो समावयवता उत्पन्न होती है उसी को हम बोलते हैं भाई स्थान समावयवता। वो परमाणु समूह क्रियात्मक समूह हो सकते हैं, कोई प्रतिस्थापी समूह हो सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, हमने लिया था C5H12, ये लिया था। चलो इसका एक यौगिक बनाते हैं, CH3 CH CH CH3 CH2, यहां लगा दिया CH3। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम बदलते हैं, ये प्रतिस्थापी समूह है 1 2 3 4 ये है। अब अगर हम इसको बदलें तो देखो यहाँ पे क्या ऐसा है, CH2 CH3, इस CH3 को इस कार्बन पे लगा सकते हो, लेकिन क्या यहाँ पे जो आपकी समावयवता है वो बदलेगी नहीं भाई। ये यौगिक अगर हम बात करें तो आपका ये यौगिक और ये यौगिक दोनों क्या है, एक जैसे ही तो है, दोनों एक समान ही तो है। कैसे एक समान है भाई, इसमें भी प्रतिस्थापी समूह दूसरे ही कार्बन पे लगा हुआ है और इसमें भी प्रतिस्थापी दूसरे पे ही लगा हुआ है, तो दोनों यौगिक एक जैसे, मतलब ये स्थान समावयवता नहीं दर्शा सकता। C5H12 वाला स्थान समावयवता नहीं दर्शा सकता। स्थान समावयवता दर्शाने भाई, ये एल्केन का यौगिक है ना, किसका है, एल्केन का। तो एल्केन का यौगिक स्थान समावयवता दर्शाने के लिए एल्केन के पास कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, मतलब 5 कार्बन तक एल्केन जो है वो स्थान समावयवता नहीं दर्शा सकता। स्थान समावयवता दर्शाना शुरू कहां से करेगा, जहां से उसके पास 6 कार्बन, मतलब कि अगर एल्केन का सूत्र हो C6H14, ये आपका हेक्सेन है, तो हेक्सेन जो है भाई क्रियात्मक स्थान समावयवता दर्शा सकता है, लेकिन इसके पहले पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन ये सब नहीं दर्शा सकते। ठीक है, चलो इसका अगर हम बनाएं तो इसका बनाइए भाई 1 2 3 4 और ये आपका 5, ये हो गया। अब ये CH3 इस तरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपका क्रियात्मक समूह है 1 2 4 5, ये जो प्रतिस्थापी है ये सेकंड पे लगा हुआ है। अब अगर यहाँ पे देखो
अगर इसी को हम पोजीशन चेंज कर दें, इसी की पोजीशन क्या कर दें, चेंज कर दें, ये यहां लगा दे, तो अब देखो काउंट करो, चाहे इधर से काउंट करोगे और चाहे उधर से काउंट करोगे, दोनों ही तरफ से ये किस पे आएगा 3 पे और ये किस पे आ गया 2 पे। तो देखोगे यहाँ भाई इसमें श्रृंखला उतनी है, 5 कार्बन की श्रृंखला 5 कार्बन की, तो यहाँ क्या पॉइंट मिलेगा कि श्रृंखला परिवर्तित नहीं होगी, श्रृंखला परिवर्तित नहीं होती है भाई, यहाँ पे श्रृंखला परिवर्तित नहीं होगी, परिवर्तित होगा तो सिर्फ क्या परिवर्तित होगा भाई, स्थान, आपके प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तित हो जाएगा, श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो समान अणुसूत्र वाले वे यौगिक जिनमें किसी क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह के स्थान में परिवर्तन के कारण समावयवता उत्पन्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्थान समावयवता कहते हैं। और वे यौगिक एक दूसरे के स्थान समावयवी कहलाते हैं, वे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, स्थान समावयवी यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के स्थान समावयवी हैं, क्या है बेटा, स्थान समावयवी हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को बेटा, बात क्लियर है सभी को, यस और नो। बेटा क्लास चालू होता है 7 बजे। हाँ, इसके बाद जीओसी मतलब वही आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जीओसी का ही पार्ट है, मतलब बेसिक चीजें हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या, कि जो उसकी बेसिक बातें हों, अभी वही चल रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स पढ़ लेंगे, इफेक्ट्स पढ़ लेंगे, बस हो जाएगा अपना टॉपिक क्लियर। ठीक है, जब किसी भी ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक में किसी भी चैप्टर में घुसोगे तो घुसते ही इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि उसके बारे में क्या है वो, और उसके जस्ट बाद मिल जाएगा तुमको क्या, क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको नाम ही मिलेगा, पहले आईयूपीएसी नाम लिखना पड़ेगा, फिर आईयूपीएसी के बाद आपका मिलता है समावयवता, फिर समावयवता के बाद आपको मिलते हैं जो भी उसके गुण होते हैं। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर में सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, वो है क्या, फिर उसकी आईयूपीएसी, फिर उसकी समावयवता। तो आईयूपीएसी हम लोग पढ़ चुके, समावयवता पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो इफेक्ट आएंगे उसको पढ़ा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो बेटा 11th वाले पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, बिल्कुल होगी बेटा। 12th वालों की जो 1 शॉट की क्लास है, जो बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं उनका 1 शॉट होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा बेटा। पिछली क्लास मतलब कल की क्लास नहीं ली गई थी, ठीक है, तो वो नहीं लिया है इसलिए वो डिलीटेड दिखा रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमने कहा ऑक्टेन के, ऑक्टेन मतलब बेटा, चलो ऑक्टेन छोड़ो, हम लोग ले लेते हैं हेक्सेन ही, हेप्टेन ले लेते हैं, 7 कार्बन ले लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा लेने का क्या मतलब है। ये आपका C7H16 हेप्टेन, ये क्या है हेप्टेन। हेप्टेन के कुल समावयवी बताइए, समावयवी बताइए। देखो भाई एल्केन की अगर हम बात करें तो आपका जो एल्केन यौगिक होगा, एल्केन का कोई भी यौगिक या तो वो स्थान दर्शा सकता है या तो वो श्रृंखला दर्शा सकता है। ठीक है, तो ये एल्केन का यौगिक है तो ये या तो स्थान दर्शाएगा या तो श्रृंखला समवयवता दर्शाएगा। इनके अलावा इसके पास और कैपेसिटी नहीं है कि ये और कोई समवयवता दर्शाए, तो या तो ये स्थान दर्शाएगा या तो ये श्रृंखला दर्शाएगा। तो चलो देखते हैं ये कितनी दर्शाएगा। तो सबसे पहले भाई श्रृंखला बनाएंगे, सबसे पहले श्रृंखला बनाएंगे, चलो बनाते हैं। सिंपल सा 7 कार्बन है तो सबसे पहले सीधी लाइन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर तोड़ दो, 1 2 3 4 5 और 6 और एक यहां लगा दो, फिर इसकी पोजीशन चेंज करो, 3 4 5 6 7 यहां लगा दो। अब देखो अगर यहां लगाओगे तो अब इधर से यहां लगाओगे तो फिर नंबरिंग 1 2 3 इधर शुरू हो जाएगी, सेम हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। अब फिर एक और तोड़ डालो इसको, 1 2 3 4 5, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, ठीक है, ये बन गया। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 ये है, तो 5 में बेटा दोनों ही यहां लगा दिए, फिर 1 2 3 4 5 दोनों ही यहां लगा दिए, ये बन गया। एक और तोड़ डालो, एक और तोड़ डालो, 1 2 3 4, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या और कुछ संभव है? और कुछ संभव नहीं है, और किसी चीज की संभावना यहाँ पे अब खत्म हो चुकी है, और कोई आपका संभव नहीं हो सकता, बन गए हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7,
इसके कुल कितने समावयवी है? 7 समावयवी है। अगर और कुछ बने तो आप बना के देखिएगा। जैसे यहाँ पे और हम देखें, अगर इसको अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन लगा दें तो ये क्या हो जाएगा भाई, कार्बन की श्रृंखला ऐसी चली जाएगी 5 कार्बन की, 5 कार्बन तीसरे पे 2 लगे हैं, ये वाला आप बना ही चुके हो। तो इस तरह से आप बनाओगे तो आपको कुल खुद ही देखने को मिल जाएगा कि कुल कितने समावयवी संभव हैं। तो आप इस तरह से बनाइए और काउंट कर लीजिए कि कितने समावयवी संभव हैं, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो ठीक बेटा। बेटा 7 बजे क्लास चलती है। बेटा जो इस बार 12th में गए उनके लिए सारी चीजें तो चल रही हैं, तो आराम से उनको आप पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले, तो इस तरह से इसके समावयवी बना लेंगे, और भी जो संभव होंगे बना लीजिएगा। अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया भाई श्रृंखला और स्थान। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी है क्रियात्मक समूह समावयवता। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्रियात्मक समूह समावयवता। तो इसमें क्या होगा भाई, अणुसूत्र समान होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो यहां पे अगर आप बात करिए, देखिए क्या होगा भाई, इनके अणुसूत्र समान होंगे। इनके अणुसूत्र क्या होंगे? अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन भाई अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन इनके जो क्रियात्मक समूह होंगे, क्रियात्मक समूह वो क्या हो जाएंगे भाई? परिवर्तित। क्या हो जाएंगे? परिवर्तित। इनके क्रियात्मक समूहों में क्या आ जाएगा? परिवर्तन। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवी, और उनका यह गुण ही कहलाता है बेटा क्रियात्मक समूह समावयवता। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके क्रियात्मक समूह क्या हो जाते हैं? अलग अलग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, C2H6 और O। ये हमने एक एग्जांपल ली, ये एक अणुसूत्र लिया। अब इस अणुसूत्र के कितने यौगिक संभव देखो, CH3 CH2 OH। इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। क्या नाम है भाई? ये एल्कोहल ग्रुप का यौगिक है, ये एथिल एल्कोहल। इसमें एल्कोहल है क्रियात्मक समूह के रूप में। अब यहाँ पे अगर इसी का दूसरा यौगिक बनाए तो CH3OCH3, ये हमारा क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। क्या हो जाएगा बेटा? डाई एथिल ईथर। ये हमारा हो गया, सॉरी डाई मेथिल ईथर। एथिल एथिल कहां से आ गया? डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। देखो इसका भी अणुसूत्र यही है और इसका भी अणुसूत्र यही है, लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? एल्कोहल है, और इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? ईथर है। इसी तरह जैसे और एग्जांपल देखो, C3H6O, C3H6O, इसको बनाओ। इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? जैसे CH3 CH2 CHO, ये क्या है भाई? ये आपकी हो गई प्रोपेनिल डिहाइड। क्या हो गई? प्रोपेनिल डिहाइड, प्रोपेनिल डिहाइड ये हो गई। और इसी के अगर हम बनाए CH3CO CH3, देखो इसमें भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये क्या है आपका? एसीटोन। तो बेटा इसमें क्रियात्मक समूह ऊपर वाले में कौन है? इसमें क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड, और इसमें क्रियात्मक समूह है कौन? कीटोन। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को हम बोलते हैं क्या बेटा? क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा सभी को ये चीज, ये पॉइंट सभी को क्लियर है। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाएगी। अब क्रियात्मक समूह में हम आपको कुछ नाम बता देते हैं। जो एल्कोहल होगा वो ईथर के साथ, भाई क्रियात्मक समूह समावयवता में एल्कोहल ईथर के साथ क्या दर्शाएगा? क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एल्डिहाइड दर्शाएगा किसके साथ? एल्डिहाइड दर्शाएगा कीटोन के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ दर्शाएगा क्रियात्मक समूह समावयवता। और आपका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका भी एग्जांपल हम आपको देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो आपके दर्शाएंगे किसके साथ? एस्टर के साथ। वो एस्टर के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाता है। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह समावयवता ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ, एल्कोहल ईथर के साथ,
और कार्बोक्सिलिक दिखाएगा एस्टर के साथ। ठीक है, ये आपके दिखाते हैं। अब इनके बाद बात करें, अच्छा नहीं आया, चलो एक बार और तुमको समझाते। बेटा नहीं आया तो नहीं आने वाला, टेंशन ही खत्म। जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। देखो जैसे इसका भी सूत्र C2H6O है, इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका भी अणुसूत्र C2H6O है, इसमें भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। लेकिन इसका क्रियात्मक समूह कौन है? अल्कोहल। इसका क्रियात्मक समूह कौन है? ईथर। ठीक है, तो दोनों के अणुसूत्र, इसके भी और इसके भी, दोनों के अणुसूत्र तो समान है, लेकिन दोनों के अणुसूत्र समान होने के बाद भी इसका जो है बेटा, इसका क्या है? फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और इसका ईथर है। इन दोनों के अणुसूत्र समान है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H4O2 ये है। अब देखो यहाँ पे हमने इसका एग्जांपल लिया, इसका यौगिक बनाते हैं CH3COOH। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। और इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक। कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका क्रियात्मक समूह। इसी का एक और यौगिक बन सकता है, वो क्या है? HCOOCH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेथिल मेथेनोएट। क्या नाम है? मेथिल मेथेनोएट। देखोगे तो दोनों के नोएट, भाई इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, दोनों के अणुसूत्र समान है। लेकिन इसका क्रियात्मक समूह कौन है? इसका क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसका क्रियात्मक समूह कौन है? इसका क्रियात्मक समूह है एस्टर। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। बात क्लियर है सभी को? यस और नो, जल्दी से बताएं। बात क्लियर है सभी को? तुरंत इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, एसीटोन को प्रोपेनोन लिख सकते हैं। 2 लगाने की जरूरत नहीं भाई, जो कीटोन है वो हमेशा ही मिडिल में आएगा, बीच में आएगा। तो उसकी पोजीशन लिखने की 1 2 3 1 2 3 किधर से भी गिनोगे 2 पे ही आएगा। अंडरस्टूड है? कोई जरूरत नहीं नंबरिंग लिखने की। ठीक है, 2 प्रोपेनोन लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप प्रोपेनोन लिख दीजिएगा तो हो जाएगा काम आपका। ठीक है, इतना ही क्लियर हो जाएगा। इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी? यस, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलो अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे वलय श्रृंखला समावयवता की। किसकी बात करेंगे? वलय श्रृंखला समावयवता, जिसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं बेटा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ऐसी समावयवता जिसमें ऐसी समावयवता जिसमें अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन एक यौगिक खुली श्रृंखला में होता है और एक यौगिक बंद श्रृंखला में होता है। जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में एक यौगिक खुली श्रृंखला का हो जाए और एक यौगिक बंद श्रृंखला का हो जाए, तो इस प्रकार की समावयवता कहलाती है वलय श्रृंखला समावयवता। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे हम एग्जांपल बनाएं तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3। यहां पे अगर आप देखिएगा तो इसका अणुसूत्र क्या है? C4H8, ये इसका अणुसूत्र है। ठीक है, लेकिन अगर इसी का एक और यौगिक बना चाहे CH2 यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, देखो ये हो गया। तो ये यौगिक जो है, ये ऊपर वाला यौगिक जो है, ये खुली श्रृंखला में है। क्या है? खुली श्रृंखला में। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ब्यूटटूइन। क्या नाम है? ब्यूटटूइन। और जिसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। तो देखो दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों यौगिकों के अणुसूत्र समान है, लेकिन इसमें जो आपकी यौगिक है वो खुली श्रृंखला का है और इसमें ये जो यौगिक है ये आपका बंद श्रृंखला का है। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में से एक खुली श्रृंखला का हो जाए, एक बंद श्रृंखला का हो जाए, तो वहां पे उस समावयवता को वलय श्रृंखला समावयवता कहते हैं। क्या कहेंगे? वलय श्रृंखला समावयवता। जैसे यहां देखो हमने एक और एग्जांपल लिया C3H6। चलो बनाओ CH3CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा बनाओ CH2CH2CH2। ये क्या हो गई? ये है प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन।
तो देखो अणुसूत्र दोनों के समान है, लेकिन एक कैसा है भाई, एक खुली श्रृंखला में है और एक कैसा है, एक बंद श्रृंखला में है। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में एक खुली श्रृंखला का यौगिक होता है और एक बंद श्रृंखला का यौगिक होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं वलय श्रृंखला समावयवता। क्लियर है ये भी? हाँ या ना जल्दी से रिप्लाई करो तो फिर आगे बढ़े। ये क्लियर है सभी को? यस और नो? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस और नो तुरंत बताएं, जल्दी से रिप्लाई करें तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, क्लास रेगुलर चलती है, बिल्कुल रेगुलर चलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं किसकी, एक और हमारा जो पढ़ेंगे आज हम एक और समावयवता पढ़ेंगे आज के दिन। वो कौन सी होगी बेटा, वो होगी मध्यावयवता। क्या होगी? मध्यावयवता। इसकी कंडीशन समझ लो पहले। मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, सबसे पहली कंडीशन मेटामेरिज्म की कंडीशन, ये बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों में पाई जाती है। युक्त यौगिकों में पाई जाती है। बहुसंयोजी का मतलब ऐसा क्रियात्मक समूह जिसकी संयोजकता एक से ज्यादा होती है, में पाई जाती है। ऐसे क्रियात्मक समूह जिनकी संयोजकता एक से ज्यादा होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं मध्यावयवी यौगिक, और उनका यह गुण ही कहलाता है मध्यावयता। मध्यावयता में होता क्या है भाई, मध्यावयता में फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह के दोनों ओर उपस्थित कार्बन की श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं। भिन्न भिन्न, या हम कहते हैं कार्बन की संख्याओं का अनुपात, कार्बन की संख्याओं का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता। ठीक है, कार्बन की श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह जैसे कीटोन हो गया भाई, कीटोन की देखो संयोजकता होती है 1 और 2। जैसे आपका ईथर हो गया, ईथर की संयोजकता होती है 1, 2। जैसे आपका सेकेंडरी एमाइन हो गया NH 1, 2। जैसे आपका थायो ईथर हो गया, ये इसकी संयोजकता 1, 2। तो ऐसे यौगिक जिनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह होंगे, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह ये सब उनमें ही पाई जाती है मध्यावयवता। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया भाई C5H10O, ये हमने ले लिया। चलो इसका यौगिक बनाते हैं। CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये है। अब इसमें अगर देखोगे तो आप गिनो भाई, ये आपका मीडिएटर मतलब मध्यावयवी समूह हो गया, क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह के इधर भी 1 2 कार्बन, इधर भी 1 2 कार्बन। तो यहाँ पे जो कार्बन की संख्याओं का अनुपात है वो है 2:2। लेकिन अगर इसी सूत्र का एक और यौगिक बनाए, इसी सूत्र का एक और यौगिक CH3 CO CH2 CH2 CH3, तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये जो आपका क्रियात्मक समूह है, इसके इस ओर 1 कार्बन, इस ओर 3 कार्बन, यहाँ पे अनुपात हो चुका है 1:3। तो ऐसे यौगिक जिनमें किसी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर उपस्थित कार्बन की संख्याओं का अनुपात या श्रृंखलाएं परिवर्तित हो जाती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, उन्हीं को हम बोलते हैं मध्यावयवी यौगिक, और यह गुण कहलाता है मध्यावयवता। जैसे हम बात करें यहाँ पे CH3 CH CH3 CO CH3, तो क्या ये भी मध्यावयवी यौगिक है इनका? बिल्कुल, इसी सूत्र का ये यौगिक है। इधर कार्बन 3 है, लेकिन तीनों कार्बन कैसी हो गई भाई, आइसो संरचना में आ गई। यहाँ तीनों कार्बन सीधी श्रृंखला में थी, यहाँ तीनों कार्बन शाखित श्रृंखला में आ चुके हैं। तो ये भी जो आपकी होगी, ये भी आपकी मध्यावयवता होगी, मध्यावयवी यौगिक होगा। क्लियर है सभी को? पढ़ाएंगे बेटा, वो भी पढ़ाएंगे, काहे परेशान हो, सारी चीजें पढ़ाएंगे बेटा। ऐसे यौगिक जो जिनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, उनमें होती है मध्यावयवता।
मध्यावयवता क्या होती है भाई, इसमें जो होता है किसी बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर उपस्थित कार्बन की श्रृंखलाएं या उनका कार्बन की संख्याओं का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो चलो फिर ये आपकी मध्यावयवता भी होती है यहीं से कंप्लीट। और फिर इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट डे पे पढ़ेंगे। अगली जो भी समवायताएं हैं वो नेक्स्ट डे पे खत्म कर देंगे और फिर ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक।